नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। जी हां, 21 अगस्त तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। लास्ट डेट है। चुनाव आयोग ने वोट देने वाले सांसदों की सूची भी जारी कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने वोट देने वाले सांसदों की सूची जारी कर दी है। 21 अगस्त तक जारी रहेगा नामांकन। तो बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये बेहद बड़ी खबर है। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। चुनाव आयोग ने वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट जारी कर दी है। 21 अगस्त तक नामांकन होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये बेहद बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने वोट देने वाले सांसदों की सूची भी जारी कर दी है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले जगदीप धनखड़, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से, जिसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इस कड़ी में किन नामों को शामिल किया जाएगा। तो वो घड़ी आ चुकी है। चुनाव आयोग ने वोट देने वाले सांसदों की सूची भी जारी कर दी है। और इसके अतिरिक्त जो आपको पता होना चाहिए, 21 अगस्त तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त ही है। 9 सितंबर को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। हालांकि देश के जो तत्कालिक उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़, उनके इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की सियासत भी सामने आई। कयास भी लगाए गए कि आखिरकार किन वजहों से ये इस्तीफा दिया गया, जबकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट लिखा था कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की थी। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 सितंबर को होगा देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहने वाली है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले, वोट देने वाले तमाम सांसदों की जो सूची है वो जारी हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बेहद बड़ी अपडेट है। सांसदों की सूची जारी हो गई है। ये वो तमाम सांसद हैं जो उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी सीधे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं लाइव मेरे साथ में। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस दौरान जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था उस दौरान कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार ये इस्तीफा क्यों हुआ। विपक्ष भी लगातार पूछ रहा था, लेकिन सभी को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी ये कि आखिरकार उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कब शुरू होगी, कब वो चुनाव होंगे। और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस रेस में किसका नाम हो सकता है। 9 सितंबर तारीख आ गई है, 21 अगस्त आखिरी डेट है। जो पूर्व राष्ट्रपति, हम उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया था, उनके इस्तीफे के बाद जब वो पद खाली हो गया था, इस्तीफा राष्ट्रपति ने जब स्वीकार कर लिया था, उसके 60 दिनों के अंदर अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। उसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहले जो एलिजिबल वोटर कह लीजिए, जो सांसदों की लिस्ट है, तो जो इस उपराष्ट्रपति चुनाव में, चूंकि उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट देते हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट तैयार करके चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही आज चुनाव की तारीखों का भी चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। आधिकारिक तौर पर जो अधिसूचना होगी वो राज्यसभा की ओर से जारी की जाएगी, क्योंकि बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। इस बार जो अब जो टर्म आ रहा है वो राज्यसभा सचिवालय के पास आ रहा है। राज्यसभा सचिवालय के जो महासचिव हैं पीसी मोदी, वो इसकी अधिसूचना जो है वो जारी करेंगे। वो अधिसूचना जो है वो 7 अगस्त को जारी होगी और उसके बाद से जो है 21 अगस्त तक जो है नामांकन भरा जा सकेगा।
22 अगस्त को जो है जो उम्मीदवार जो है अपनी नाम वापसी ले सकते हैं। 25 अगस्त को जो है वो जो है उन उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की तारीख है, और जरूरत पड़ी अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो 9 सितंबर को जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उस दिन शाम में जो है नतीजे घोषित हो जाते हैं। संभावित संभावनाएं किस तरफ इशारा कर रही हैं ओम प्रकाश जी, कि क्या एक से ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं क्या, और अगर हो सकते हैं तो चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, फाइट किन के बीच हो सकती है? पिछली बार भी संख्या बल में भले ही विपक्ष कमजोर है, लेकिन उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस बार भी संभावना है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़े करेगा, लेकिन हाँ, बीजेपी की तरफ से लगातार जो है राजनाथ सिंह और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, जेपी नड्डा, वो लगातार जो है के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि सर्वसम्मति से इस बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाए। लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति में जुट गया है। ये तारीख का सब इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जो अब संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, जितने भी विपक्षी नेता हैं, एनडीए के घटक दल हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और अपना एक संयुक्त उम्मीदवार घोषित करेंगे। उधर बीजेपी भी लग गई है अपना जो अगला उपराष्ट्रपति कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी और एनडीए की तरफ से, उसकी तैयारी शुरू हो गई। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो एनडीए के लीडर से बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से बातचीत हो रही है, फिर उसके बाद बातचीत हो रही है, चिराग पासवान से बातचीत हो रही है, बाकी जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सभी को साथ लेकर एक संयुक्त उम्मीदवार घोषित करने पे चर्चा हो रही है कि एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार कौन होगा। उसी तरह से विपक्ष भी जो है कोशिश कर रहा है कि महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये जरूरी है दोनों पक्षों में कि जो भी फेस वो इंट्रोड्यूस करें उसमें सहमति सभी की हो, ताकि वोट कम से कम एकमुश्त हो सकें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार हम इस खबर को ट्रैक करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इस खबर में अपडेट्स क्या हैं। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं, देहरादून उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे, दूसरी तरफ नतीजे आ गए हैं। देखिए, उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के लिए सबसे बड़े पद और सबसे निचला चुनाव, ये चुनाव बेहद खास है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 345 जिला पंचायत सदस्य की जीत हुई है। 2962 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जीत। अब तक घोषित हुए हैं 9688 परिणाम। तो पंचायत चुनाव के लिए मतगणना अभी जारी है। अल्मोड़ा की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 440 का झटका लगा है। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत की सभी 18 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। जिला पंचायत की मतगणना देर शाम तक पूरी हो जाएगी। निर्दलियों ने भी अपना दमखम इस बार भरपूर दिखाया है। अल्मोड़ा में कांग्रेस का दबदबा बरकरार। अल्मोड़ा में कांग्रेस 15 सीटों पर विजयी हुई है। बीजेपी 14 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब। देहरादून में कांग्रेस 12, बीजेपी की 7 सीटों पर जीत। विधायक दिलीप रावत की पत्नी जिला पंचायत का चुनाव हार गई हैं। सल्ट विधायक महेश जीरा का बेटा भी चुनाव हारा है। बीजेपी विधायक सरिता आर्या का बेटा भी चुनाव हार गया है। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए शुरुआती परिणामों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही जीत और दोनों की ही हार। जिला पंचायत में देखिए, ये सबसे छोटे चुनाव होते हैं, लेकिन यही वो चुनाव हैं जो प्रदेश की तासीर तय करते हैं। तो लगातार हम अपडेट आपको इसी बारे में बता रहे हैं। देहरादून से ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पंचायत चुनावों के लिए मतगणना अभी भी जारी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी कर रही है जीत का दावा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही है। कार्यक्रम का आयोजन है। जगह जगह से बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी कार्यालय देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो जीता है खुश है, जो हार गया है वो अगली बार प्रयास करेगा, इस दावे के साथ आगे बढ़ रहा है। अगली खबर ज्योतिर्मठ से है, जहां पर गांव की सरकार चुनने के लिए लोग जो है, आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते नजर आए थे। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ज्योतिर्मठ में शांतिपूर्वक ढंग से ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस बीच सबसे बड़ी ग्राम सभा
बड़ा गांव में क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत से जीते और हारे हुए प्रत्याशियों के बीच आपसी प्रेम भी देखने को मिला, सौहार्द भी देखने को मिला और सामाजिक जागरूकता की मिसाल बनते सभी नजर आ रहे हैं। दरअसल स्वागत सम्मान समारोह में हार जीत के मतभेद को दरकिनार करते हुए फूल मालाओं के साथ जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उदाहरण देते हुए बताया कि गांव में राजनीति को किनारे करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी गई। देखिए, सियासत हो या खेल हो, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन ये निराशा नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। जो जीत गया वो सेवा करे, जो हार गया वो भी सेवा करे, ताकि जो लोग हैं वो उसे अगली बार मौका जरूर दें। चमोली से अगली खबर सामने आ रही है, जहां 26 में से 4 सीटों के परिणाम जारी हो चुके हैं। 3 बीजेपी के हिस्से में गई हैं, 6 कांग्रेस, 8 सीटों पर निर्दलीय जीते। उत्तरकाशी में 15 में से 5 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। पौड़ी में 38 में से 6 सीटों के परिणाम सामने आए हैं। तीन बीजेपी, 6 कांग्रेस। उत्तरकाशी में 15 में से 5 सीटें, पौड़ी में 38 में से 6 सीटों के परिणाम सामने आए। देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे किसान निधि किश्त। जी हां, सीएम धामी भी कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। प्रदेश के 8 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सीधे तौर पर 184 करोड़ की राशि किसानों को सीधे ट्रांसफर की जाएगी। ये बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वाराणसी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा और अधिकतम किसानों तक इसका लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता सहयोगी। जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये एक बड़ा मौका होता है जब प्रधानमंत्री सीधे तौर पर किसानों को संबोधित भी करते हैं, उन्हें लाभान्वित भी करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किसानों की आय को हर हालत में बढ़ाना है। तो इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है और समय समय पर किसानों के हित में केंद्र सरकार निर्णय लेती है और उसकी समीक्षा भी करती है। राज्यों को भी दिशा निर्देश जरूरी जो होते हैं वो जारी करती है और केंद्रीय अनुदान जो होता है उसके माध्यम से जो प्रदेश के किसान हैं उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो उसी क्रम में आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम होना है और जो किसान सम्मान निधि है उसको किसानों के डायरेक्ट खाते में पहुंचाया जाए, उसकी जो तैयारियां हैं उसको किस तरह से किया जाए, उन सब चीजों को लेकर समय समय पर बैठकों का दौर भी होता है और जो केंद्रीय जो अधिकारी होते हैं वो राज्य के अधिकारियों से संपर्क करते हैं। केंद्रीय जो नेतृत्व है राजनीति से जुड़ा हुआ वो भी राज्य के जो नेतृत्व है उनसे संपर्क में रहता है और आगे की कार्य योजनाएं भविष्य की बनाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर किसानों के हितों में जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका अक्षर से पालन हो, उसमें कोई दिक्कत और कोई परेशानी जो है किसानों को ना हो, पारदर्शी तरीके से जो लाभ है वो किसानों को मिले, उसके लिए समय से इस तरह के का आयोजन किया जाता है और खुद प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करते हैं। तो उस कार्यक्रम को एक और मजबूती मिल जाती है कि उनकी देखरेख में, उनके दिशा निर्देशन में ये कार्य संपादित किया जाता है। जी जितेंद्र, देखिए, ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद होंगे और भी प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर मंच साझा करने वाले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार का जो लक्ष्य है, जो मैंने पहले भी आपको कहा, किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करनी है। धीरे धीरे कृषि का जो क्षेत्र है वो इस युग में अनैतिक विकास कहें या अनियोजित विकास कहें, उसको देखते हुए कृषि का जो क्षेत्रफल है वो सिमटता जा रहा है और भविष्य में इसके काफी दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे।
क्योंकि देश भर में अगर कृषि भूमि कम होती रहेगी और किसानों का जो इंटरेस्ट है खेती के प्रति वो कम होता रहेगा, उसके विभिन्न कारण है, लंबी चर्चा का विषय है कि किन कारणों से जो उपज है वो घट रही है। तो सरकार भी चाहती है कि किसानों का इंटरेस्ट भी कृषि के प्रति बना रहे और जो सिर्फ कृषि पर आधारित किसान हैं, जिनकी आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है, उनका जो मेहनताना है वो पूर्ण रूप से उनको मिले, उनकी आय में वृद्धि हो। तो इस तरह के कार्यक्रमों में और अधिक मजबूती तब मिल जाती है जब देश और प्रदेश के नेता एक साथ बैठकर इस पे वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं, आगामी कार्य योजनाएं बनाते हैं और केंद्र पोषित जो सहायता होती है उसको उसका लाभार्थी है उसको दिया जाता है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां मसूरी जाने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, मसूरी आने वाले पर्यटकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या के बाद प्रशासन का ये फैसला है। पर्यटन विभाग लागू कर रहा है ये व्यवस्था। फैसले के पीछे भीड़ और ट्रैफिक दबाव वजह बताई जा रही है। पर्यटन विभाग आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू करेगा। आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर्यटकों के पंजीकरण के आंकड़े लाइव होंगे। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, मसूरी हर साल 20 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं और इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ट्रैफिक और भीड़ की जो समस्या है उसे निजात दिलाने के लिए ये रास्ता अपनाया है, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। राज्य पर्यटन विभाग ने मसूरी में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ये नया नियम 30 जुलाई से लागू हो गया है। तो देखिए, दिल्ली वालों के लिए या यूं कहिए कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ये खबर खासकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल का रुख ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर वाले ही करते हैं। 2 दिन की छुट्टियां हुई, वीकेंड हुआ, मसूरी चले गए। 2 दिन की छुट्टियां हुई, हिमाचल चले गए। तो उत्तराखंड सरकार ने आपके लिए जो नियम लागू कर दिया है वो आपके लिए सहूलियत के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए, सुनना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। अगर आप मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं इस वीकेंड तो ये खबर आपके लिए है। पर्यटन विभाग ने नियम लागू किए हैं कि अगर आप मसूरी जा रहे हैं तो वहाँ के लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, आधार कार्ड के जरिए होंगे। बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या के बाद ये फैसला लिया गया है। चमोली के गैरसैंण विकास खंड के अंतर्गत आने वाले आदर्श ग्राम सरकोट ने भी इतिहास रच दिया है। यहां की जनता ने युवा सोच पर भरोसा जताया और 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को अपना ग्राम प्रधान चुन लिया है। 21 साल की छोटी सी उम्र में ग्राम प्रधान की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अब प्रियंका नेगी पूरे क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रियंका युवा सोच के साथ गांव के विकास के लिए काम जरूर करेंगी। तो वहीं प्रियंका को प्रधान बनने पर सीएम धामी ने फोन करते हुए बधाई दी है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मनुकटिया में 50 मीटर सड़क टूटने से केदारनाथ यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है, जिसके चलते कई यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। जिसके बाद आज सभी यात्रियों को सकुशल निकाला गया है, जिसको लेकर के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कहीं भी कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है और हमारा 4 धाम यात्रा मार्ग कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके ज़्यादातर खुला हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद बड़ा सा बोल्डर गिर गया था यात्रा मार्ग पर, उसके बाद गौरीकुंड पहुंचने के लिए लोगों को कहा गया था कि आप बाकी क्षेत्रों में पर्यटन कीजिए और कुछ देर के लिए आपको केदारनाथ नहीं आना है, क्योंकि उस मार्ग को क्लियर किया जा रहा है। और इस बीच आज यात्रियों का जो रेस्क्यू है सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग पर भूस्खलन की वजह से किया जा रहा है।
हम भी आपसे अपील करते हैं, प्राइम न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखें, सुरक्षित स्थानों पर रहें, सेंसिटिव जोन से आपको बचकर रहना चाहिए। में निरंतर बरसात हो रही है, जिसके कारण जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा पर भी ब्रेक लगा हुआ है। केदारनाथ यात्रा विगत 2 दिनों से बंद है, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में 50 उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन की वजह से अवरुद्ध हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब यातायात के लिए पूरी तरीके से सुचारू कर दिया गया है। लगातार मलबा हटाने का काम जारी रहने के बाद आखिरकार सड़क को क्लियर कर दिया गया, जिससे अब गंगोत्री धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को इससे राहत मिल पाएगी। प्रशासन और पुलिस विभाग की टीमों ने मौके पर मौजूद रह करके स्थिति को नियंत्रण किया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अब भी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। प्राइम न्यूज़ भी आपसे बार बार कह रहा है कि जो प्रशासन की गाइडलाइंस हैं उनको प्लीज फॉलो कीजिए। ये आपके अपने की जान के लिए, आपके जान के लिए बेहद जरूरी है। गाइडलाइंस आप जितना बेहतरी से फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। मुसीबत में फंसने से पहले मुसीबत से बच जाना, गाइडलाइन को फॉलो करना बेहद ज़रूरी होता है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल खबरों का सफ़र यहीं तक। प्राइम न्यूज़ के साथ बने रहिए ताज़ा अपडेट्स के लिए, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।